हम लोग को और रोमांचित करें और गौरवान्वित करें। थैंक यू। आवाज तो अच्छी आनी चाहिए। इस सभागार में उपस्थित इस सभी नागरिकों, बैंक कर्मियों का 75वीं गणतंत्र दिवस में स्वागत है। ये खुशी, गर्व, अभिमान और स्वाभिमान का प्रश्न है जो आज हम गणतंत्र हैं और इसीलिए अभिनंदन की जरूरत है। ये संविधान उत्सव का दिन है, ये संविधान उत्सव है और कुछ बातें की गई जो जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उसके पहले एक बात याद करें कि अगर पिछले साल को देखें तो अभी अयोध्या में हमने राम मंदिर का निर्माण किया है। तो क्या राम मंदिर का यदि निर्माण किया है तो क्या राम के चरित्र को अपनाने का निर्णय लिया है? कुछ लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, तो राम का चरित्र, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र अपनाए बिना राम मंदिर का निर्माण नहीं सफल होगा। इसलिए सबसे पहले आज प्रण लेने का दिन है कि हम राम के चरित्र को देश में राम राज्य लाएंगे। राम का मंदिर अयोध्या में बनाने से केवल नहीं होगा, हर एक घर को राम हर एक घर ऑफिस को राम राज्य बनाना होगा, जहां सम्मान से काम होगा, जहां अच्छे से काम होगा और जहां परिवर्तन के लिए काम होगा। सो क्या हम आदर्श की बात कर रहे हैं? अनामिका ने बोला था कि हम आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल नाम है उनका, वो आए थे। तो जो सुकार्नो से 1951 में शुरू हुआ था, सुकार्नो से जो यात्रा शुरू हुई थी विशेष अतिथि को बुलाने की, वो आज फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में दिखाई दे रही है। हमने विकसित भारत का एक सपना जो थीम बनाया है वो विकसित भारत का थीम बनाया है। हम लोग किसी ने पर्व की बात की थी, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भारत रत्न भी इस बार दे रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, जहाँ जो सामाजिक चेतना के बहुत बड़े थे। मैंने बहुत नजदीकी से कर्पूरी ठाकुर को देखा हूँ और जिस तरह का कर्पूरी ठाकुर और महामाया प्रसाद, दो लोग ऐसे नाम हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ भी नहीं किया और कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं की, कि कभी भी पॉवर्टी का सेलिब्रेशन नहीं किया। सो ये बात याद करने के लिए कि हम गणतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो गणतंत्र बनाने की बात कर रहे हैं तो गणतंत्र के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? एक बात आपको याद होगा, कुछ लोगों ने जो बताया है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? और कुछ लोगों ने थोड़ा सा पीछे गए हैं, 26 नवंबर 1949 में गए और कुछ लोग 26 जनवरी 1950 में गए, 26 जनवरी 1930 में गए। लेकिन बात समझने की है कि 26 जनवरी 1930 में क्यों हमने प्रण लिया था कि हमें स्वतंत्रता, हमें पूर्ण स्वराज्य की परिकल्पना की थी या मांगी थी? क्योंकि 31 दिसंबर रावी नदी का तट हुआ करता था। रावी नदी के तट पे हमने प्रण लिया था कि हम हर एक साल में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। आज हम गणतंत्र जिसको बोलते हैं उसे स्वाधीनता दिवस के नाम से मनाने का वो किया गया था। और वो 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू का रावी नदी के कड़ाके सर्दी में हजारों की भीड़ खड़ी होकर सुन रही थी। ये सोचने का प्रश्न है कि उस समय में उतनी ठंडे की बात, उतनी असुविधा के बाद लोग खड़े थे। तो हम लोग को समझना चाहिए कि जो स्वतंत्रता हमने पाई है उसके लिए कॉस्ट पे किया। लेकिन उसके पहले की बात हम करेंगे। उसके पहले मैं इतनी बात को ही करके एक लाइन बोलना चाहता हूँ, वतन पे जान निसार है, वतन के काम आएंगे। एक मलिहाबादी का शेर है, वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे। हम इसी जमी को एक दिन आसमान बनाएंगे, हम इसी जमी को एक दिन आसमान बनाएंगे। और मैंने कभी लिखा था इस के बारे में कि अनेक कट गए, मर गए, मिट गए, कुछ भारतीय जेलों में रह के और चमक गए। अनेकों कट गए, मर गए, मिट गए, कुछ भारतीय जेलों में रहकर और चमक गए। कुछ की चमक अभी दिख रही है, कुछ इतिहास के पन्नों में से एक ही पहचान है, एक ही कहानी है। हम सब मिलकर रहते हैं और सशक्त हिंदुस्तानी है। ये सशक्त हिंदुस्तान बनाने का पहला है। तिरंगे की शान, मातृभूमि का मान है, गणतंत्र हमारे भारत का निर्माण है। ये मैंने कभी लिखा था। बात जब हम बात कर रहे हैं 1929 के रावी तटी के नहर में, तो उसके पहले जाइए कि अगर हम 18 से 29 के बीच की यात्रा देखते हैं
तो चाहे रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ हो, या अगर बात कीजिए कि साइमन कमीशन का विरोध, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ है। साइमन कमीशन का विरोध होना और लाला लाजपत राय को मार दिया जाना, और लाहौर इसमें जुड़ा हुआ है। सो लाहौर, हम आज इसको भी याद कर सकते हैं कि लाहौर को हमको छोड़ना पड़ा, जिससे स्वतंत्रता में बहुत बड़ा, हमको झेलम को छोड़ना पड़ा, जिसमें कभी अलेक्जेंडर को आने से रोक दिया था। ये दिन है, मुझे नहीं पता है कि ये कभी हमारे पास आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आज ये दिन है कि उन लोगों को याद करें जो वहां रहते थे, लेकिन हमने छोड़ना पड़ा और हम आज भारत में रह रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कभी ऐसा दिन आएगा जब ये सारी चीजें हमारी होंगी और हम अपने देश के जो गर्व है उसको प्राप्त करेंगे। ये नहीं जानते हैं हम। लेकिन देखिए, अगर बात कर रहे हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने की बात करें, मैं क्यों कुछ बता रहा हूँ कि आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति को अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे तो, क्योंकि ये बात मैं भी मानता हूँ कि कुछ लोगों ने बात उठाई कि जो ऑर्गेनाइजेशन से प्रेम नहीं करता है वो कभी भी देश से प्रेम नहीं करता है। कि ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या कंट्रीब्यूट करो, तो जरूर सोचना चाहिए कि जब भी आपको मौका मिलता है अपनी संस्था के लिए क्या कंट्रीब्यूट करो। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए आज ज्ञानार्जन केंद्र का शायद अंतिम 26 जनवरी है ज्ञानार्जन केंद्र, क्योंकि इसके बाद वाले अगस्त में मैं रिटायर होने वाला हूँ। लेकिन ये बात याद करने की जरूरत है कि क्या इतने दिन पे मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कि नहीं, इससे ज्यादा पहचाना जाएगा। तो कंट्रीब्यूट करना होगा तो हमको समझना होगा कि स्वतंत्रता जो पाई जाती है, जो गणतंत्र बनता है, वो बहुत ही कष्ट से पैदा। दिग्विजय ने एक बात उठाई थी कि रिपब्लिक और डिपेंडेंट की बात की थी, उसमें प्रोलेक्ट्रेट भी होता है और डोमिनियन स्टेटस भी होता है। तो हम बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस कांग्रेस की हमेशा मांग रही थी डोमिनियन स्टेटस की। उन्होंने एक बात जरूर बोला था कि अगर डोमिनियन स्टेटस आप 26-30 तक नहीं देंगे तो हम फिर स्वराज्य की बात करें। तो ये याद करने, अगर हम बात करते हैं, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमको 1858 के एक्ट से देखना होगा। 1858 देखिए, 1891 की बात कीजिए, 1909 की बात कीजिए, 1929 की बात, 1919 की बात कीजिए और 1935 का ही एक्ट मुख्य रूप से कम 50 to 60% इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपको जानने का दिन है। ये जानने का दिन है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमको बनाई थी वो किसका मांग कौन किया। हम लोग नहीं समझते कि केवल एक व्यक्ति को बड़ा बना के, जो धीरज जी ने बात की थी, एक व्यक्ति को बड़ा बना के दूसरे को छोटा बना के देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। कोई अंबेडकर को महान बना रहा है, कोई वल्लभ भाई पटेल को माना, सब महान थे। हर एक व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन होता है। छोटी छोटी चीजें, मैडम ने बोला छोटी चीजों की बात की, मैं भी बोलता हूँ छोटी छोटी मैडम पूर्णता देती है, पूर्णता तो छोटी चीज। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें छोटी छोटी बातें आई। सो आप प्रत्येक के, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि 1858 के एक्ट को पढ़िए और 1935 के एक्ट पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा स्ट्रगल है। इसीलिए जब कभी मैं बात करता हूँ, कभी भी क्लास में हो या बाहर बात करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर ले। और हर जगह कंट्रीब्यूट करने की बात है। कंट्रीब्यूशन केवल ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, केवल देश में नहीं, घर में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, वो समाज में क्या करते हैं, रास्ते में चल रहे हैं तो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वो का कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अगर बात कीजिए, थोड़ा सा हम जानने के लिए जरूर बात करें, हर को याद रखना चाहिए कि एमएन रॉय थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली बार। कांग्रेस 1935 में बोला जरूर था, लेकिन पहली बार सी राजगोपालाचारी 1939 में बात किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की विद एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज एक बहुत बड़ी घटना थी। अगर विश्व का इतिहास पढ़िएगा, और मैं संजीव जी को बड़े अदब के साथ बोलना चाहता हूं कि मैं लिख के इसलिए नहीं लाया हूं कि मैं देख के कम से कम शब्दों में कर लूं। ऐसे बोलूंगा तो कोई किताब बोलने की बात होगी तो घंटों लग सकता है, इसीलिए मैं लिख के लाता हूं, मैं याद रहता है मुझे। तो मैं अपने काम को, अपने वो को बहुत ईमानदारी से करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए लिख के लाता हूँ, मुझे याद है पूरा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मैंने काफी पढ़ा है और काफी समझा और उसी के आदर्शों को पालन करने की कोशिश की। मैं नहीं बोलता कि मैं 100% मैं बहुत बड़ा विद्वान आदमी हूँ, मैं 1% हमेशा कोशिश करता हूँ कि बड़े लोगों को माने। अगर एमएन रॉय को याद कीजिए, सी राजगोपालाचारी 39 में कैबिनेट मिशन प्लान फेल कर जाता है,
तब कंस्टिट्यूंट असेंबली जब बनी थी दिसंबर 1946 के आसपास में, तो बाद में एक बार डिसाइड किया था, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी और जिन्ना 2 मेंबर नहीं थे। अम्बेडकर चुन के नहीं आए, अम्बेडकर हार गए थे, बॉम्बे से इलेक्शन लड़े थे। तो अगर 389 लोगों का मेंबरशिप था और उसमें 292 जो थे, अब ये 292 थे जो हमारे डिफरेंट असेंबली से आए थे, और 93 प्रिंसली स्टेट से चुने हुए लोग आए थे, और 4 स्टेट हुआ करता था, कमिश्नरी हुआ करता था, मेवाड़ था, दिल्ली था, बलूचिस्तान था और अजमेर था। ये 4 बलूच, ये लोगों ने मिलके ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, ये लोगों ने फ्यूचर में देश का डिसाइड किया है, क्योंकि बाद में जब स्वतंत्रता हो गई तो हमारे पास तो पार्लियामेंट था ही नहीं, तो शासन किसने चलाया ये जानने की जरूरत है। हम लोग को ये हर कोई, किसी ने शायद नहीं बोला 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे, 11 सेशन लगे, और 146 दिन, मुझे लगता है कि 165 दिन का काम हुआ। हमको नहीं पता है कि 370 एंजर किया। सब लोग बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं तो लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें बहुत सारे मेंबर थे। हम लोग नरसिंह राव को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं एस.सी. मुखर्जी को, हम भूल जाते हैं राजेंद्र प्रसाद को, हम भूल जाते हैं के मुंशी को। प्रियम्बल तो जवाहरलाल नेहरू कर दिया हुआ है। प्रियम्बल के 3 बार जो आपको बाद में 5 के रूप में आता है, तो 3 जो है डेमोक्रेटिक, सोशल और सेक्युलर जो बाद में आया है, लेकिन बाकी 3 सब जो आए हैं वो जवाहरलाल नेहरू के दिए हुए हैं। सो कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को छोटा बना सकते हैं, बहुत लोगों के कंट्रीब्यूशन है। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्रीब्यूशन को कम नहीं किया जा सकता, इसलिए कम नहीं किया जाता कि कोई भी प्रेजेंटेशन हुआ वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे, तो उनको कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के वो एक व्यक्ति थे जो विद्वान व्यक्तियों में, उसमें सब बड़े से बड़े विद्वान, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत बड़े विद्वान। नहीं तो बाबा साहब अम्बेडकर जब डिवीजन हुआ तो बहुत कम काम हुआ था, तो मेंबर की संख्या तो बहुत घट गई थी मेंबर की संख्या। और जिनको बाबा साहब अम्बेडकर को जो लाए थे तो पाकिस्तान में चला गया वो बात, तो और दूसरे जो लाए थे वो अपने पाकिस्तान चले गए, वहां के लॉ मिनिस्टर बने थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ रह गए। तो लोगों को लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ना नहीं चाहिए, तो बाबा साहब अम्बेडकर को लाया गया। इसी से पता लगता था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उस पीरियड में कितनी ईमानदारी से काम किया था, जिसके चलते उनको रखने की कोशिश की गई। कोई भी चीज को आज के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। ये भारत ऐसा देश है जो आज भारत के रूप में निर्भर है, भारत के रूप में चल रहा है। बहुत सारे देश तो खत्म हो गए, पाकिस्तान भी उसी तरह क्रिएट हुआ था, उसी प्रोसेस से क्रिएट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान तो नहीं रहा। तो एक बात हमको समझने की जरूरत है कि भारत के रूप में है, तो उन महानुभावों का बहुत बड़ा वो हम लोग कोई नहीं पाया। जैसे हमने बोला राजेंद्र प्रसाद को पता है, राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूशन में नाम ही, कॉन्स्टिट्यूशन भूल किया गया था, एक पेज कहीं लॉस हो गया था, तो राजेंद्र प्रसाद लोग परेशान थे कि इसमें क्या लिखा था और क्या अप्रूव किया गया था। राजेंद्र प्रसाद बोले मुझे सब याद है, उन्होंने लिख दिया, उन्होंने बोल दिया, लोगों ने लिख दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया। हम लोग रायजादा को कहीं कि हम फेसबुक में रायजादा को कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का बना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो कैलियोग्राफर था, लेकिन लाल बोसन को नहीं याद है, क्योंकि वो हमारे पॉलिटिक्स को नहीं शोभा दे रहा है। लाल बोस का वो था, ड्राइंग था। ठीक है, हर काम मेहनत का होता है, हर काम को महत्व देना चाहिए, लेकिन कभी भी जो काम किया है उसको कम नहीं। मुंशी थे, राजकुमारी अमृत कौर थी, बहुत लोग थे। मैं अगर नाम बोलूं तो काफी लोग का नाम बोल सकता हूं, जिन्होंने, किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन, किसी ने डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसी ने फंडामेंटल राइट लाया है। तो ये सब मेंबर कमेटी, बहुत सारी कमेटी के थे। अगर हम सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाँ ठीक है, सेक्युलर और सोशलिस्ट पे आजकल बहुत बातें चल रही है, और वो बात कितनी सही और कितनी गलत है इतिहास के पन्नों में बताई जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा सच है जो हमको जानने की जरूरत है कि क्या हम अगर हम रिपब्लिक है तो रिपब्लिक के क्या शर्त है। हम लोग डिपेंडेंट नहीं है दूसरे पे, लेकिन ऐसा मत मैंने किसी को बोला, किसी ने बोल दिया कि स्वतंत्रता अभी नहीं हुई है, स्वतंत्रता हाल में आई, 1914 में आई है।
ये छोड़िए, हंसी की बात है। अगर उसमें बहुत सारा, जहाँ पे कुछ लोगों ने राजवाड़े के प्रश्न को किया, तो ऐसे बहुत से देश गुलाम नजर आपको आएंगे अगर वो सोचने लगेगा। तो इंग्लैंड भी गुलाम नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया गुलाम नजर आएगा, कनाडा गुलाम नजर आएगा। वहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, स्कैवेंडियन कंट्री गुलाम नजर आएगा। सो ऐसी बात नहीं। हाँ, कुछ अच्छे काम किए गए हैं जिस बात को याद करना जरूरी है। जैसे एक हम लोग जाते थे, हम लोग जब नॉर्थ अंडमान निकोबार आइलैंड, तो हैवलॉक आइलैंड दिखाया जाता। हैवलॉक आइलैंड हमारी गुलामी का, ये 1918, मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसको हटाया गया। हटाने का कारण बहुत सिंपल था कि ये आइलैंड हमारे ये उन लोगों का प्रतीक था जिन लोगों ने देश के साथ अन्याय किया। हैवलॉक आइलैंड था, फिर हीरोज था, हीरो जो रानी लक्ष्मीबाई को मारा था उसको, और बताया जाता था हम लोग। दुख की बात है कि हम लोग को बताया जाता था। किसी को ये बात बुरी लगी, और बाद में हम लोग का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 3 आइलैंड जो हमारी गुलामी के प्रतीक थे, इन तीनों का नाम 18 में बदला गया। एक तरह का नाम है। ये बात ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में एक देश बोला जाता था, उसके अंदर, बाहर में तो राज्य हम लोग बोलते थे, लेकिन देश था, वहाँ का अलग झंडा था, उस झंडा को खत्म हो गया। सो एक बड़ी घटना है, छोटी बड़ी घटना नहीं है। सो हमको ये सोचने की जरूरत है कि हमको आज त्याग याद करने की जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों का जान चला गया था, 2 बच्चे को मारा गया, 2 बच्चे को चुनवा दिया। एक कवि ने बड़ी अच्छा लिखा है, मैं चाहता हूं उसको बोलना, कि नहीं झुकती जवानी है, नहीं रुकती रवानी है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला। जोरावर और फतेह सिंह का बेटा था। रखो ईंटों भरो कारो, चीनो दीवारों हत्यारो, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, निकलती सांस बोलेगी हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी हजारों बार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, गुरु ग्रंथ की जय हो। तो आप सोचिए, छोटा सा बच्चा धर्म परिवर्तन करने को तैयार नहीं होता है और मरने के लिए तैयार हो जाता है। तो ये बात आप समझिए कि कोई आदमी त्याग किया है जिसके चलते आज हम जीतने और हारने की बात कर रहे हैं, और इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। मत सोचिए कि चूंकि हम संघर्ष का पता नहीं है, अगर आप बोलिए तो छोटी छोटी कंट्री संघर्ष करती है तो उसको उसका दर्द पता होता है। तिब्बत से पूछिए कि क्या है, तिब्बत का कोई वो नहीं है, तिब्बत का कोई देश नहीं। लोग हैं, लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत जगह रह रहे हैं, लेकिन तिब्बत देश नहीं। लेकिन कुछ कंट्री है जिन्होंने संघर्ष किया, यहूदियों ने संघर्ष किया है अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति, ज्यूज लोगों ने। उन लोग बोलते थे कि हमारा देश है, हम अगले साल आज हम ये फंक्शन यहाँ मना रहे हैं, अगले साल हम फंक्शन जो मनाएंगे अगले साल जेरूसलम में मनाएंगे। ये जो सोच थी, जिसके लिए लड़ने की जिज्ञासा थी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा को भूल जाते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम कमेटी के हेड थे, राजेंद्र प्रसाद एस सी मुखर्जी वाइस प्रेसिडेंट बाद में बने थे, हम भूल जाते हैं। हम तो ये सबको हमको याद करने की जरूरत है। हमको बी.एन. राव तो बहुत बड़े आदमी थे। बी.एन. राव ने बेसिकली सबसे एडवाइजर टू असेंबली थे, मोस्ट लिखे जरूर थे। हमने जो बने हैं, जो सारे लोगों ने मेहनत की है कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, दिग्विजय ने एक बात कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के 394 आर्टिकल में, 395 तक, 394 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कब हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होगा, तो 26 जनवरी 1950 में इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं था कि 26 नवंबर 1949 में कुछ भी नहीं इंप्लीमेंट हुआ। सिटीजनशिप एक्ट इंप्लीमेंट हो गया था, इलेक्शन कमीशन की इंप्लीमेंट हो गया। तो ये बात हम पढ़ेंगे तब तो जानेंगे ना। 24 जनवरी को राजेंद्र प्रसाद ने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको जानना जरूरी है। हमको जानना जरूरी है कि सोवरेन स्टेट क्या होता है। सॉवरेनिटी हमको बहुत आसानी से मिल गई कॉन्स्टिट्यूशन की एक राय में। बहुत बड़ी सोच थी उसके पीछे, क्योंकि वहाँ हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है। यूक्रेन में हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड नहीं है। पोजीशन, ऑल पोजीशन इज ओपन फॉर ऑल, लेकिन उसमें 16-4 से जो रिजर्वेशन होता है उसको नहीं माना जाता है इसके बारे में। तो एक बात याद रखिए कि जैसे कि 15 अगस्त हम लोग बहुत बार लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के साथ क्या, लॉर्ड माउंटबेटन को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। पहले उनको भारत के बाद भेजा गया था अंग्रेज के द्वारा, वायसराय के द्वारा। तो आपके राजगोपालाचारी को भी वायसराय मिला, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तब तक
नॉमिनल हेड, डोमिनियन स्टेटस एक तरह का जिसमें कोई रोल नहीं है एक्सेप्ट नाम का जो शासन चलता था, वो सच है। एक आदमी ने मुझे बोला कि अरे देश कैसे स्वतंत्र हुआ, हमको ब्रिटिश के पार्लियामेंट में पास हुआ था। अरे ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे हो, अगर वायलेंट क्रांति में मर्डर नहीं हुआ है, लाखों लोग का मर्डर नहीं हुआ है, तो वायलेंट वहां से पास हुआ है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पूरा का पूरा अधिकार मिल रहा है कि नहीं, ये समझिए। इसी में डिसाइड हुआ था कि लॉर्ड माउंटबेटन को हम लोगों ने सोचा कि चूंकि ये पहले से यहीं पे है तो ये बहुत बेहतर करेंगे। तो अगर बात कीजिए 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन रहे। 47 के बाद वो गवर्नर जनरल हो गए थे, अदरवाइज वायसराय थे, तो वायसराय का रिप्रेजेंटेटिव होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स का नहीं होता है, राजा का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये जानने की जरूरत है। उनकी 1948 से 25/1/1950 तक राजगोपालाचारी थे। ये वास्तव में इंग्लैंड द्वारा अपॉइंटेड थे। ये सबको जानना, क्योंकि 26 जनवरी 1900 और लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्शन कब हुआ था। जब इलेक्शन कब हुआ था, इसके बीच में कौन चलाया? तो यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है वही चलाई है कंस्टिट्यूशन असेंबली। राजेंद्र प्रसाद को प्री इम्प्ट किया गया था, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद 2 ही टर्म रहे, लेकिन 12 साल रहे। तो ये आपको जानने की जरूरत है। हमको जानने की जरूरत है कि भारत को याद करने की जरूरत है। हमने बात की थी हीरो हेबाक का नाम स्वराज आइलैंड रखा गया था और नील का शहीद आइलैंड रखा गया। तो ये सब आपको जानने की जरूरत है, इसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो हम करना क्या है? हमको अपराध से मुक्ति चाहिए, हमको हिंसा से, आतंकवाद, गरीबी, बेरोजगारी से कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बैंक के रूप में हम काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सोचने की जरूरत है। और ये देश दधीची का देश है, जहाँ हड्डियों को दान करके लोग करते हैं। ये देश भगवान राम का देश है, ये देश गौतम बुद्ध और महावीर का देश है। सो इस देश की, अगर देश को तरक्की करना है तो देश के लिए दधीची जैसा त्यागी आदमी जिसने अपने हड्डियों का दान दे दिया था। तो आपको समझना होगा कि जो कौम, हमको हरिओम पवार की एक लाइन बहुत अच्छी लगती है कि जो भी कौम वतन के लिए मरने को तैयार नहीं, जो भी कौम वतन के लिए मरने को तैयार नहीं, उसकी संपत्ति को आजादी से जीने का अधिकार नहीं, उसकी संपत्ति को आजादी से आजाद करने का दिन है। हम 14 अगस्त के ऐतिहासिक भूल को याद कर सकते हैं कि हमारा देश 2 भागों में बट गया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो कभी जहां रावी के तट पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन की गान गाए थे कि स्वतंत्र भारत बनाएंगे, और पूरी वो जगह का नाम आज के डेट में मीनार पाकिस्तान। सो ये दुख की बात है। सो हम भारत में वल्लभ भाई पटेल चाहते थे, हमने जो संघर्ष किया, हमने इसको भी भूल गए कि वल्लभ भाई पटेल ने जो प्रिंसली स्टेट को मिलाने के लिए जो मुश्किलें आई उसको भूल गए। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था मेनन जी से कि 2 किताबें, कम से कम किताबें लिख लो, उसको डॉक्यूमेंट्री बना लो कि जो लोग कभी देश में खराब स्थिति आएगी तो लोग पढ़ेंगे कि इस देश को बनाने में कितना संघर्ष लगा। तो उसमें इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट और ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया 2 किताब मेनन जी ने लिखी थी, जो हर लाइब्रेरी में लानी चाहिए और हम लोगों को कभी न कभी पढ़ना चाहिए। सो हम लोग, आज का दिन है, याद करने का दिन है। लेकिन एक बात है कि आज के दिन भी हम लोगों को स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं है। अगर पेपर में जैसे जिस बात ने किया है, सो ऐसी बातें हो रही है तो लोगों ने कभी बाद की कल्पना करता है, कभी अभी की कल्पना नहीं करता, कभी बाद की भी कल्पना करता है। तो एक कवि ने कहा है, छोड़ो मेहंदी खट संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे सपनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी सस उठा लो और गोविंद आएंगे। सो बता रहा है कवि कि नहीं, स्थिति खराब हो सकती है, इसके लिए खड़ उठाने के लिए तैयार रहो, इस लड़ाई लड़ने का दिन है। प्रदीप की पंक्तियों पे सर ने जो याग्निक जी ने जो बताया, प्रदीप तो कालजयी रहे, लता मंगेशकर ने उसको कालजयी कर दिया। और आज के डेट में उन्होंने बोला है कि मत भूलो इस स्वतंत्रता की लड़ाई को, इस स्वतंत्रता की लड़ाई को भूलने पे हम मिट जाएंगे। हाँ, लेकिन जयचंद और विभूषणों की कमी नहीं है, और हम जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जयचंद और विभीषण के नाम से अपने बच्चे के नाम नहीं रखे जाते हैं। विभीषण राम जी के वक्त है, सब जानते हैं। कविता तिवारी कहती है कि विभीषण राम जी के वक्त है, सब जानते हैं, मगर किसी भी देशद्रोही के नाम की पूजा नहीं करते, पर किसी भी देशद्रोही को पूजा नहीं जाता। देश को त्याग करने वाले का याद करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए। जो भी काम अपने को मिलता है बैंक में, बाहर जो भी काम मिलता है उसको याद करना चाहिए। वे भी आराम उठा सकते थे घर में रह के,
वो भी आराम उठा सकते थे घर में रह के, उसको भी माँ बाप ने पाला था दूध सकते थे। वे भी आराम उठा सकते थे घर में रह कर, उनको भी माँ बाप ने पाला था दूध। ये याद करने की जाए इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी तो चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर जिसकी हिफाजत की है हमने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। ये तिरंगा को बसाने का दिन है और हम लोग इसी बात को याद करते हैं। केवल एक बात हम याद दिलाते हैं कि माता हारी जो जिसके चलते काफी फ्रांस और जर्मनी में जो दोनों तरह से जो जासूस थी, अब उस जासूस को पे हम बिक रहे थे। उस जासूस के नर्तकी के डांस के लिए सारे लोग सीक्रेट बता रहे थे और उसमें 50,000 लोगों की मौत हुई और अंतिम में माता हारी को मारा गया। लेकिन जिस देश में एक नर्तकी के डांस के लिए हम पूरा का पूरा समाज और पूरा का पूरा देश और पूरा का पूरा सैन्य बीत जाता है, उस समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो हमको दिख रहा है कि हम बीत तो नहीं रहे हैं। और अब हम नई बात करते हैं, नैनी पालकी वाले ने कैसे बोला था फोर्थ कॉस्ट की फेलियर जो हमने किया। हम अंतिम बात रखना चाह रहे हैं 2-4 लाइन में, बस यही सोच के लिख रहा हूँ कि चाहता हूँ कि कविता तिवारी की 2-4 लाइन से और अंतिम में एक कविता की लाइन से मैं खत्म करूंगा कि चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहता हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो और सर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सो वतन को प्रणाम करने के लिए और बस अंतिम लाइन यही है कि सब भारतीयों के दिल में ये बसना चाहिए, वक्त आने पे बता देंगे आसमां। पुरानी लाइन है ये, स्वतंत्रता के पहले की लाइन है, बस आने पे बता देंगे तुझको आसमां, अभी से हम बताएं हमारे दिल में क्या है। अपने दिल में रखिए और आगे बढ़िए। जो अब तक ना खौला हुआ खून नहीं वो पानी है, जो देश के नाम में आए वो बेकार जवानी है। सो हम लोग को जवानी मेंटेन करना है, आगे बढ़ना है और देश में एक नया इबारत रचना है जिसको लोग याद करें और कभी भी। और हम यही चाहेंगे आज, क्योंकि अंतिम गणतंत्र दिवस में अंतिम बार बोल रहे हैं, चाहेंगे जरूर एक बार डिटेल में पढ़िए। पढ़ना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव होगा और कभी ना कभी जिंदगी में काम भी आएगा। और ये कहानियां बच्चों को भी बतानी चाहिए। मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।